दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों निम्मी असाइनमेंट का सॉल्यूशन चल रहा था और थर्ड सेमेस्टर की असाइनमेंट कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों अभी हम फोर्थ सेमेस्टर यानी सेकंड ईयर के लिए निम्मी असाइनमेंट का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें टोटल 4 पार्ट अपने होंगे। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद में अपने इसमें सर्किट ब्रेकर, रिले, कंट्रोल पैनल की वायरिंग, AC/DC ड्राइव, ये इतने सारे टॉपिक इसमें रहेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ITI के लिए भी महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखें और इनको अच्छे से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में ये ज़रूर आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सवाल है कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस प्रकार के रजिस्टर का हम उपयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप 4 प्रकार के नाम देख रहे हैं, VDR का मतलब होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, NTC का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, PTC का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और LDR का मतलब होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो सीधी सी बात है, लाइट इंटेंसिटी के लिए लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का ही यूज होगा। क्वेश्चन का आंसर डी होगा। अगला सवाल है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड को किस कोड से इंगित किया गया है। दोस्तों डायोड में कोडिंग प्रणाली का हम उपयोग करते हैं और उसमें पुरानी पद्धति में स्टार्टिंग में क्या कि 2 उपयोग में लिए जाते हैं। एक तरह से मैं कहूँ लेटर यूज किए जाते हैं, अल्फ़ाबेट यूज किए जाते हैं, और ये अल्फ़ाबेट अपना A, B, C और D मोस्टली इन 4 में से ही हमें देखने को मिलता है। जहाँ A का मतलब होता है जर्मेनियम, B का मतलब होता है सिलिकॉन, D का मतलब होता है गैलियम आर्सेनाइड, C का, और D का होता है गैलियम फास्फाइड। तो सिलिकॉन के लिए है तो फिर B से स्टार्ट होगा अपना BY, और जो सेकंड जो इसका अल्फ़ाबेट होता है वो संकेत करता है इसके यूजेज को कि ये डायोड कहाँ काम में लिया जाएगा। उपयोग के लिए होते हैं, अलग अलग तरह की इनकी टोटल डिटेल्स होती हैं। तो अभी अपना आंसर बी रहेगा BY, यानी सिलिकॉन का है 126 इसका कोड हमने दिया है। अगला सवाल, फुल वेव रेक्टिफायर की इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी। देखो इनपुट रिपल किसका पूछ रहा है, ये रिपल तो वैसे आउटपुट में होती है, रेक्टिफायर के तो आउटपुट में मिलती है ना रिपल, लेकिन यहाँ सवाल है फिल्टर के लिए। जो रेक्टिफायर के आगे बाद में फुल वेव रेक्टिफायर के ठीक बाद में फिल्टर लगा हुआ है, उसकी हमें रिपल के बारे में पूछ रहा है। तो उसकी रिपल फ्रीक्वेंसी जो है वो उसकी इनपुट फ्रीक्वेंसी के 2 गुने के बराबर होती है। क्वेश्चन का आंसर अपना सी होगा, सी ऑप्शन की ओर हमें जाना है। अगला सवाल कि एक्टिव घटक कौन से होते हैं। एक्टिव घटक वो होते हैं जिन पर ओम और किरचॉफ के नियम लागू नहीं होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक में यूज होने वाले जो होते हैं वो एक्टिव कहलाते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का एक ही नाम है, वो है ट्रांजिस्टर, इंडक्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर। ये तीनों पैसिव घटकों की श्रेणी में आते हैं। हालांकि रेजिस्टर पैसिव घटक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये भी काफ़ी उपयोग किया जाता है, लेकिन जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, वैक्यूम ट्यूब, SCR, UJT, ये जितने भी है ये एक्टिव घटक में आते हैं, एक्टिव कंपोनेंट में आते हैं। अगला हमारा सवाल कि कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को संकेत करता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको ऊपर के क्वेश्चन में बताया था कि हम A, B, C और D, तो कुछ जगह क्या D की जगह R का उपयोग भी कर सकते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में किया गया। ये 4 होते हैं और चारों अलग अलग तरह से इंडिकेट करते हैं। जैसे A है ये जर्मेनियम के लिए होता है, B जो है ये अपना सिलिकॉन के लिए होता है, C और R जो है ये यौगिक पदार्थ, यौगिक यानी कंपाउंड मटेरियल होते हैं। सेमीकंडक्टर अर्धचालक में ही आते हैं, लेकिन कंपाउंड मटेरियल मानते हैं इनको, यानी अकेले नहीं होते, 2 या 2 से अधिक मिले हुए होते हैं। जो C है ये होता है गैलियम आर्सेनाइड का, और जो R है ये होता है कैडमियम सल्फाइड का। गैलियम आर्सेनाइड का C, कैडमियम सल्फाइड का R। अभी देखिए हमसे यहाँ यही पूछा गया है कैडमियम सल्फाइड, तो क्वेश्चन का आंसर अपना डी होगा। R जो है ये कैडमियम सल्फाइड है। ये जो गैलियम आर्सेनाइड होता है ना C, ये अपने LED बनाने के काम आता है। लाइट इमिटिंग डायोड जो होते हैं ना, वो जर्मेनियम या सिलिकॉन के नहीं होते, वो
गैलियम आर्सेनाइड के ही बनते हैं, कंपाउंड मटेरियल के बनते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि प्रतीक का नाम क्या है। हमें एक सिंबल दिखाया गया है, ठीक है। देखो सिंबल जिसको भी याद है, 2 इनपुट टर्मिनल है और आउटपुट में देखिए क्या लिखा हुआ है, ए इंटू बी की बार। तो ए इंटू बी जो होता है ना, ये होता है एंड गेट का। इसके ऊपर यदि हमने बार लगा दी तो ये बन गया नैंड गेट, यानी 2 इनपुट वाले नैंड गेट के जैसा ये है। अपने इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। अगला सवाल पूछा पैसिव कंपोनेंट कौन सा है, जो इलेक्ट्रॉनिक घटकों में यूज जाते हैं, जिस पर ओम और किरचॉफ का नियम अप्लाई होता है, वो पैसिव कंपोनेंट होते हैं। और कैपेसिटर हो जाएगा, डायोड, डायक और ट्रांजिस्टर, ये तीनों एक्टिव घटक होंगे। अगला सवाल है सिंबल का नाम क्या है। देखो सिंबल में 2 टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे हैं और 2 डायोड आमने सामने जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। डायक होता है इसी, अगर इसी में एक तीसरा टर्मिनल गेट और होता तो ये बन जाता अपना ट्राइक। अगला सवाल है हेक्सा डेसिमल प्रणाली में कितने जो कैरेक्टर होते हैं, वो वर्ण कितने होते हैं। तो हेक्सा डेसिमल प्रणाली में जो है वो 16 होते हैं, डी हो जाएगा। यानी जो यूज करते हैं हम शब्दों के लिए, तो देखो 0 से 9 तक तो अपन सीधा सीधा यूज करते हैं, फिर ए से लेकर एफ तक यूज करते हैं, ठीक है। तो 10 तो ये हो गए 0 से 9 तक, और ए से एफ तक 6 वो हो गए, टोटल 16 का हम उपयोग करते हैं। अगला सर्किट है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऐसा है जो बिना एसी इनपुट के, बिना इनपुट लिए एसी सिग्नल उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों ये कहलाता है ओसिलेट होना, कंपन करना। तो ओसिलेटर जो है वह इस प्रकार का परिपथ होता है। ओसिलेटर में कोई इनपुट नहीं होता, फीडबैक लेकर के वो क्या करता है, उसी से आउटपुट अपन को देता है। डी उत्तर रहेगा, ओसिलेटर परिपथ। अगला सवाल, कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो विजुअल प्रेजेंटेशन प्रदान करता है। सारे समझ गए होंगे, कल वाले टेस्ट में भी हमने दिया था। CRO होता है ये, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप बोलते हैं, पूरा नाम। सी उत्तर होगा। अगला सवाल है कि एम्पलीफायर का नाम क्या है। देखो दोस्तों आपको क्या इसमें तो सर्किट आपको याद रखने पड़ेंगे, और काफ़ी सारे सर्किट जैसा कि आप देख रहे हैं अलग अलग तरह के सर्किट बनते हैं ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के लिए भी। अब इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 ट्रांजिस्टर आपको जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। 2 ट्रांजिस्टर जब जुड़े हुए हो तो आपको अच्छे से याद होगा, ये कहलाता है पुश पुल एम्पलीफायर। पुश और पुल होता है, हालांकि दोनों को वैसे तो कैस्केड तरीके से दिखाते हैं तो अलग तरीका बनता है। पुश और पुल का मतलब होता है एक जो है वो धक्का मारता है, दूसरा जो है वो उसको खींचता है, यानी एक पुश करता है और दूसरा पुल करता है, ठीक है। डी उत्तर की ओर अपन जाएंगे, पुश पुल एम्पलीफायर, सॉरी बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। जो बी कैटेगरी का जो है ये अपना क्लास बी प्रकार का पुश पुल एम्पलीफायर कहलाएगा। अगला जो अपना सवाल है वो है कि एक रेजोनेंट परिपथ में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की गणना हम कैसे करते हैं। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की गणना 1/2π√LC से होती है। क्वेश्चन का आंसर अपना सी हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। और अगला अपना सवाल है कि ट्रांजिस्टर के परिचालन के लिए बेस और एमीटर वाला जो जंक्शन होता है उसमें न्यूनतम कितने वोल्टेज की ज़रूरत होगी जब ट्रांजिस्टर सिलिकॉन का हो। देखो दोस्तों ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन होते हैं, बेस एमीटर जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन। बेस एमीटर जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड में और बेस कलेक्टर जंक्शन हमेशा रिवर्स में होता है। फॉरवर्ड बायस में सिलिकॉन जो है इसका बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होता है, इसलिए हमें 0.6 से लेकर के 0.7 वोल्ट के आसपास ज़रूरत होगी। क्वेश्चन का आंसर अपना सी होगा। अगला जो सवाल है वो है कि 4 कलर कोड है एक रजिस्टर पर, और कलर की जो कोडिंग है वो इस प्रकार है, रेड, वॉयलेट, ऑरेंज और गोल्ड। बताइए कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए सबसे पहले रेजिस्टेंस का मान कैलकुलेट करना है, उसका टॉलरेंस पता करना है। टॉलरेंस का मतलब यही होता है कि वह अपनी वैल्यू का इतने प्रतिशत मान कम या अधिक दे सकता है। जैसे देखो रेड है तो इसका 2 होता है, वॉयलेट बैंगनी वाले का होता है 7, जो ऑरेंज है इसकी होती है 10⁻³ यानी 1000, तो ये बन जाएगा अपने पास 27,000 ओम। टॉलरेंस जो इसकी बनेगी, जो गोल्डन है, गोल्डन की टॉलरेंस 5% होती है, आप सभी को पता है। 27,000 का 5% निकाल लीजिए आप, ये आएगा 1350।
ये प्रतिरोधक ऐसा है 1350 ओम इस 27,000 में से 1350 ओम कम भी दर्शा सकता है और 1350 ओम अधिक भी दर्शा सकता है। यानी 1350 एक बार माइनस कर दीजिए, एक बार प्लस कर दीजिए, उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर आएगा सी। 25,650 ओम से लेकर 28,350 ओम के बीच में ये हमें वैल्यू दे सकता है। अगला सवाल है कि सिलिकॉन जो मटेरियल है उसका बैरियर पोटेंशियल जो है वो अधिक क्यों है। देखो जर्मेनियम का 0.1 से लेकर 0.3 वोल्ट है, सिलिकॉन का 0.7 है। हालांकि दोस्तों थ्योरी की क्लास जब हुई तो मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया भी था, वहाँ जहाँ तक आपको याद हो। सिलिकॉन में परमाणु क्रमांक की जो संख्या होती है वो कम होती है ना। आप सभी जानते होंगे 14 है, जर्मेनियम में जैसा कि 32 है। तो कम परमाणु क्रमांक के कारण वो सिलिकॉन में अधिक सांद्रता प्रदान करते हैं, अधिक कंसंट्रेशन प्रदान करते हैं, अधिक स्थिरता प्रदान करते हैं और जंक्शन को तोड़ने के लिए हमें अधिक ईएमएफ की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन का आंसर ए होगा। अगला सवाल है कि रिवर्स बायस में जो बैरियर पोटेंशियल है वो चौड़ा क्यों हो जाता है। सीधी सी बात है, होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन जंक्शन से दूर चले जाते हैं। जब होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन जंक्शन से दूर जाते हैं तो क्योंकि रिवर्स बायस में जैसा कि आप सभी जानते होंगे पी को एन से और एन को पी से जोड़ा जाता है, तो विपरीत ध्रुवता के कारण वो सारे टर्मिनल की ओर आकर्षित कर लिए जाते हैं और जंक्शन से दूर चले जाते हैं, तो जंक्शन एक तरह से बड़ा हो जाता है। अगला सवाल पूछा कि फुल वेव सर्किट में, रेक्टिफायर वाला सर्किट है, आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी। दोस्तों जब लोड जोड़ ही नहीं रखा तो कोई किसी प्रकार की आउटपुट नहीं मिलेगी, ध्यान रखें। 0 उत्तर रहेगा इसका। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा, कोई आउटपुट हमें इसमें से नहीं मिलेगा। अगला सवाल है कि कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक को हटाने में सक्षम होता है। देखो वोल्टेज स्पाइक का मतलब समझ गए क्या, पल्सेशन ही होते हैं। स्पाइक का मतलब यही होता है कि जो एक साथ उतार चढ़ाव आते हैं। तो सबसे ज़्यादा हम जिसका उपयोग करते हैं वो है LC फिल्टर, क्योंकि L और C दोनों जो होते हैं ना एक दूसरे के अपोजिशन में वर्क करते हैं। एक तरह से आप ये समझ लीजिए, जैसे कैपेसिटर है तो कैपेसिटर पास टू AC ब्लॉक टू DC करता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन इन सब के लिए रहती है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। अगला सवाल है कि ड्राइव की आउटपुट स्टेज में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटकों में से सबसे मॉडिफाइड और इम्प्रूव्ड जो है डिवाइस है वो कौन सी है। तो वर्तमान में हम सब IGBT का उपयोग करते हैं। पूरा नाम होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। अगला सवाल है कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलेंगे। मान लीजिए कोई दशमलव संख्या 24 थी, इसको बाइनरी में बदलना है तो क्या करते हैं भाई, 2 का भाग देते हैं, ठीक है। 2 से अपन उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते जाते हैं। क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, 2 से विभाजित करेंगे। अगला सवाल है कि डिजिटल सर्किट में BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल का हम उपयोग करते हैं। दोस्तों BCD जो है ना ये एक स्टोरेज कोड के रूप में होता है। वर्तमान ICs में सबसे अधिक हम इसी का उपयोग करते हैं और ये डेटा स्टोर करने के काम आता है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा, डेटा स्टोर करने के लिए। अगला सवाल है कि ट्रू टेबल है वो किसको संकेत कर रही है। दोस्तों ट्रू टेबल जैसा कि आप देख रहे हो 0 होने पर 0 था, 1 और 0 होने पर भी 0 है, 0 और 1 होने पर भी 0 है, 1 हुआ तब 1 मिला। यहाँ नहीं देखो तब भी देख लो, A/B लिखा हुआ है, तो ये होता है एंड गेट का, ठीक है। देखो और गेट का अगर होता तो टेबल कैसी होती, 0 के बदले तो 0 ही होता, लेकिन बाकी सब जगह 1 होता, क्योंकि और गेट में A+B होता है। तो 1 और 0 का यहाँ 1 आता, 0 और 1 का भी 1 आता और 1 का भी 1 आता, तब होता और गेट। अभी तो अपना एंड गेट है, सी उत्तर रहेगा। अगला सवाल है कि CRO से हम किसका मापन कर सकते हैं। दोस्तों CRO से हम वोल्टेज माप सकते हैं, फ्रीक्वेंसी माप सकते हैं, समय का मापन किया जा सकता है। ए उत्तर रहेगा। इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और पावर फैक्टर इनका मापन नहीं हो सकता, ध्यान रखें। अगला सवाल है कि SCR का मेन अनुप्रयोग क्या है। SCR सबसे ज़्यादा मोटर स्पीड कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है। क्वेश्चन का आंसर डी होगा। बस दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन। साथियों क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़। अपने फ्रेंड्स को भी आगे शेयर आप ज़रूर करें, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप आप यूज़ करते हैं। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें